ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਸੰਘ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਤਾਰਾਰਾਮ ਮਹਿਣਾ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ताराराम महीना जी साढ़े स्टूडियो में पहुंचे, थोड़ा बहुत बहुत स्वागत है। ताराराम महीना जी, आप राष्ट्रीय मूल निवासी संघ के बारे में बताइए और आप किस टाइम से इस संगठन के साथ काम कर रहे हैं? जो राष्ट्रीय मूल निवासी संघ है, जिसकी मुझे राष्ट्रीय प्रधान की जिम्मेदारी दी गई है, ये बामसेफ संगठन की एक एजुकेशनल विंग है और इसकी स्थापना 2004 में की गई थी। 2004 के बाद इसको लगातार पूरे देश में प्रसारित करने का काम चल रहा था। पहली बार जब इसे बनाया गया तो दिल्ली के हमारे एडवोकेट राम गोपाल, जिनको इसका नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया गया था, और जब वो 2010-11 में एक्सपायर हो गए, उसके बाद में 2 साल के लिए पंजाब से ही अजय मूल निवासी उनको नेशनल कोऑर्डिनेटर बना करके आरएमएस को पूरे देश में स्थापित करने का काम शुरू किया गया था। लेकिन 2012 में आते आते इसे विधिवत एक संगठन का रूप दे करके इसकी एक बॉडी बना करके मुझे नेशनल प्रेसिडेंट की जिम्मेदारी दी गई और इसका काम पूरे देश में हम लोगों ने शुरू किया। तो आप कितने टाइम से इसके बारे में काम कर रहे हो? मैं राष्ट्रीय मूल निवासी संघ की बात करूँ तो 2004 में इसकी स्थापना हुई, लेकिन हम लोग 99 से ही इस विचारधारा में यानी कि बामसेफ संगठन में काम कर रहे हैं। उससे पहले फुले अम्बेडकर विचारधारा के साथ तो ठीक है हम जुड़े हुए थे ही, लेकिन हम लोग इस बात के लिए तलाश कर रहे थे कि कहीं हमें ऐसा कोई प्लेटफॉर्म मिले जो सही दिशा में काम कर रहा हो। तो बामसेफ हमें एक ऐसा संगठन मिला और बामसेफ में हम लोग 2001 से ही जुड़ करके लगातार काम कर रहे हैं। आपने थोड़ा राष्ट्रीय मूल निवासी संघ के बारे में तो बता दिया, थोड़ा अपने बारे में भी हमारे दर्शकों को बताएं कि आपने कब अपना सफ़र शुरू किया? ऐसा है ना कि संघर्ष का समय तो हमारा स्टूडेंट लाइफ से ही शुरू हो गया था। जब हम गांव में रहते थे तभी से छुआछूत, भेदभाव, ये सारी चीज़ें शुरू हो गई थी। और मेरे जीवन में एक टर्निंग पॉइंट उस समय भी आया जब मैं 9th क्लास का स्टूडेंट था और हमारे स्कूल के अंदर एक बच्चे को मटकी में से पानी पीने की वजह से बुरी तरह से पीटा गया। तो हम लोगों ने एक फैसला किया कि ऐसे अत्याचार अब हम नहीं सहेंगे और वहीं से हमारा एजुटेशन संघर्ष का काम शुरू हुआ। और संघर्ष का काम शुरू हुआ तो वो आज दिन तक थमा नहीं। उसके बाद में मैं 92 में टीचर बन गया और टीचर बनने के बाद मैं जॉब में लगने के बाद सरकारी जॉब में संस्कृत एजुकेशन में टीचर था। 13 साल मैंने नौकरी की। उस दरमियान भी मैं इसी तरीके से अत्याचार और अन्याय के विरुद्ध लड़ता रहा। वहाँ पर भी मैं यूनियन का लीडर भी रहा। लेकिन नौकरी के दौरान ही मैं 99 में बामसेफ के संपर्क में आया और 2000 तक हमें संगठन को थोड़ा समझने का समय लगा और 2001 से हम लोग कंटिन्यू इसमें आए। उसके बाद में मुझे नेशनल लेवल पे संगठन ने जिम्मेदारी दे दी। राष्ट्रीय महासचिव के पद पर मुझे जिम्मेदारी मिली और मैं सक्रिय रूप से पूरे देश में काम करने लगा। उसके बाद सरकार को जब पता चला कि ये इस तरीके का काम कर रहा है तो उन्होंने मेरा ट्रांसफ़र जैसलमेर कर दिया, बाड़मेर से जैसलमेर। वो एक प्रिंसिपल के तौर पर किया गया था, इसलिए मैंने उस प्रिंसिपल को स्वीकार न करते हुए मैंने कहा ठीक है, अगर तुम लोगों ने ये किया है तो मैं भी इसका जवाब दूंगा। मैंने नौकरी रिज़ाइन कर दी। मेरी सर्विस उस समय 13 साल की सर्विस थी। 13 साल की नौकरी मैंने रिज़ाइन करके बामसेफ में फुल टाइम काम करना शुरू कर दिया और आगे चल करके जो है आज हम लोग इस स्तर पे आए। पूरे भारत में और भी कई संगठन हैं जो अलग अलग स्तर पर काम करते हैं। राष्ट्रीय मूल निवासी संघ में क्या खास बात है और बाकी संगठनों से कैसे अलग है? नहीं, सभी लोग अपने अपने स्तर पर फुले अम्बेडकरी विचारधारा का काम कर रहे हैं और जहाँ तक है कि सब लोग कहीं न कहीं किसी न किसी, लेकिन उसमें एक सबसे बड़ी बात ये आती है कि बहुत सारे संगठन ऐसे हैं जो कहीं न कहीं से प्रायोजित है, यानी किसी के इशारे पर काम करने के लिए मजबूर हैं या कोई न कोई कारण है। राष्ट्रीय मूल निवासी संघ ये भारत के उन 90% लोगों के लिए है जो इस देश के मूल निवासी है, यानी कि इंडिजीनियस पीपल है। उन लोगों के लिए ये संगठन है और उन लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए ये कटिबद्ध है, उनके समाधान को लेकर के कर रहा है। और उन पूरे मूल निवासियों की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का समाधान, क्योंकि भारतीय संविधान में निहित है, भारतीय संविधान में हमारी हजारों समस्याओं का समाधान है, इसलिए राष्ट्रीय मूल निवासी संघ ने भारतीय संविधान को, जो पूरी तरह से इस देश में लागू भी नहीं है और अब पूरी तरह से खत्म करने का प्रयास भी किया जा रहा है, उस संविधान को बचाने और लागू करवाने के लिए बामसेफ के द्वारा ये राष्ट्रीय मूल निवासी संघ नाम का जो फ्रंटल ऑर्गन है,
ये काम कर रहा है और पूरे देश भर में ये भारतीय संविधान के दायरे में रह करके ये काम कर रहा है। ताराराम जी, आप पूरे भारत में जो एक तरह की लहर छेड़ रखी है कि भारतीय संविधान लागू करो और भारतीय संविधान बचाओ, आप इसके बारे में हमारे दर्शकों को खुलकर बताएं कि ये भारतीय संविधान लागू नहीं हुआ अभी तक, क्या उसको बचाने की जरूरत है? भारतीय संविधान 26 नवंबर 1950 के दिन 26 नवंबर 1949 के दिन इस देश के अंदर संविधान सभा में प्रस्तुत किया गया, लेकिन जिस दिन ये लागू होना था 26 जनवरी 1950 के दिन, ठीक उसी दिन हमारे देश के अंदर जो भारतीय संविधान को नहीं मानने वाले लोग हैं, उन तमाम लोगों ने मिलकर के ये प्लानिंग किया हुआ था। वे नेपाल की राजधानी काठमांडू में आरएसएस की एक मीटिंग में प्रस्ताव पास करके कहते हैं कि हम लोग इस संविधान को नहीं मानते और हम इस संविधान में विश्वास नहीं करते, हम जल्दी ही इस संविधान को नास्ताबूद करेंगे और इसके पूरे देश के अंदर मनुस्मृतियों को लागू करेंगे। ऐसी प्लानिंग जब 26 जनवरी को, जिस दिन भारत के अंदर संविधान लागू हो रहा था, ऐसा आरएसएस का नाम का जो इस देश में संगठन है, वो अगर ऐसा फैसला करता है, ऐसा अगर वो प्रस्ताव पास करता है, तो उसी दिन से भारतीय संविधान को लागू नहीं करने और कम से कम उस पर इम्प्लीमेंट करने की प्लानिंग शुरू हुई। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि भारतीय संविधान पर अमल कैसे नहीं हुआ, उसके एक दो उदाहरण भी अगर मैं यहाँ दूंगा तो आपके दर्शकों को और हमारे देखने वाले भाइयों को समझ में आएगा कि किस तरीके से उन्होंने संविधान के साथ में गद्दारी शुरू की। भारतीय संविधान के आर्टिकल 1 में पहले ही अनुच्छेद में लिखा हुआ है, इंडिया दैट इज भारत, अर्थात जो इंडिया है वही भारत है और भारत है वही इंडिया है, इसके अलावा इसका कोई तीसरा नाम नहीं है। लेकिन जो लोग संविधान में विश्वास नहीं करते, वो संविधान को नहीं मानते, वो इस नाम से भी राजी नहीं है, क्योंकि वे लोग इस देश को हिंदू राष्ट्र और हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं। इसलिए वे लोग भारतीय संविधान के आर्टिकल 1 का ही उल्लंघन करते हुए इस देश का नाम भारत न बोल करके ज़्यादातर वो हिंदुस्तान बोलते हैं और वो बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए, यानी कि डीएम से लेकर के पीएम तक जो लोग हैं, वो हिंदुस्तान शब्द का उपयोग करते हैं। टीवी चैनलों पर भी मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वे लोग भी हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग करते हैं। इससे ये साबित होता है कि वे लोग भारतीय संविधान के प्रति ईमानदार नहीं है। जो लोग भारतीय संविधान के पहले ही आर्टिकल का अनुच्छेद 1 का ही उल्लंघन कर रहे हैं, वे कैसे उसके प्रति ईमानदार हो सकते हैं? मेरा तो ये भी मानना है कि इस देश के अंदर भारतीय संविधान जिससे ये देश चलता है, उस संविधान के पहले ही आर्टिकल का अगर उल्लंघन हो रहा है और उल्लंघन करने वाले लोग संविधान द्रोही हैं, मैं उनको संविधान द्रोही मानता हूं, और जो संविधान द्रोही होते हैं वे ही राष्ट्रद्रोही होते हैं। इसलिए मेरा ऐसा है कि इस देश के अंदर जो लोग इस देश को हिंदुस्तान बोलते हैं, वे लोग इस देश के गद्दार हैं, इस देश के राष्ट्रद्रोही हैं, संविधान द्रोही हैं। अब मैं दूसरी बात आपको बताऊं कि भारतीय संविधान जो हमारे लोगों को क्या क्या देता है। भारतीय संविधान में प्रावधान है कि इस देश के अंदर जो भी बच्चे पैदा हो रहे हैं, उनको 6 साल से 14 साल की उम्र पूरी करने तक, यानी भारतीय संविधान के लागू होने से 10 साल के अंदर अंदर उन लोगों को, उन बच्चों को, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को पूरी तरह से एजुकेशन दे देना है। ये सरकार की जिम्मेदारी है और उसके लिए फ्री एंड कंपल्सरी शब्द संविधान में डाला हुआ है। फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन जो अनिवार्य और निःशुल्क रूप से देनी है। लेकिन आज देश के अंदर क्या हालत हो रही है कि आज देश के अंदर शिक्षा को बिल्कुल खत्म किया जा रहा है। इससे ही साफ जाहिर हो रहा है कि वे लोग संविधान के प्रति ईमानदार नहीं है और भारतीय संविधान पूरी तरह से लागू भी नहीं है। प्राइवेटाइजेशन करके वे जो भी राष्ट्रीयकृत जितने भी संस्थान हैं या पब्लिक उसके जो लोग जो संस्थान हैं, उन सभी संस्थानों को खत्म करके वो निजीकरण के माध्यम से संविधान का पूरी तरह से उल्लंघन कर रहे हैं। ये जो संविधान के माध्यम से इन लोगों ने पूरे देश में अपने फायदे की चीज तो ले ली, जिससे उनको फायदा मिल रहा था वो तो उन्होंने ले लिया, लेकिन जो जनता के लिए फायदा होना चाहिए था वो फायदा उन्होंने बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया। और खास करके इस देश के इंडिजीनियस पीपल यानी मूल वंशियों, मूल निवासियों के लिए जो फायदे वाली चीज थी उसको पूरी तरह से खत्म कर दिया। भारतीय संविधान को लागू करने के प्रति जो ईमानदारी वाली बात है, तो जैसा कि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि संविधान कितना ही अच्छा क्यों ना हो, लेकिन अगर लागू करने वालों की नीयत ठीक नहीं हो तो वो संविधान अच्छा साबित नहीं हो सकता।
इसी के आधार पर उन लोगों ने, जो उनकी नीयत में था कि वो कभी भी संविधान में विश्वास नहीं करने वाले लोग थे, इस बात की जानकारी इस देश के संविधान बनाने वाले पुरखे बाबा साहब अम्बेडकर को थी ही, उसके साथ साथ इस बात की जानकारी अंग्रेजों को भी थी। इसलिए देखिए अंग्रेजों ने क्या किया। अंग्रेज जब देश छोड़कर जा रहे थे, पहली बात तो उन्होंने 15 अगस्त 47 को आज़ादी दे दी, कहने का मतलब ट्रांसफर ऑफ पावर कर दिया। लेकिन कुछ शर्तें उन्होंने रखी थी। वो शर्तें ये थी कि उन्होंने कहा था कि हम लोग जब तक ये संविधान पूरी तरह से तैयार नहीं होता तब तक हम यहाँ से जाएंगे नहीं। जब संविधान बनकर तैयार हो गया और उस दौरान बहुत सारी बातें आई जो अंग्रेजों के नॉलेज में रही, तो अंग्रेजों ने ये देखा कि उनको डाउट था कि संविधान बन तो गया लेकिन इसे ये लागू नहीं करेंगे। जब ये लागू नहीं करेंगे ऐसा उनको डाउट था, तो उन्होंने दूसरी कंडीशन और रखी थी जो बहुत सारे लोगों ने बताई नहीं, और ये इन्फॉर्मेशन इंडिया में किसी को नहीं दी गई। ये तो ठीक है, हम लोगों ने इंग्लैंड से हमारे लोगों के माध्यम से कलेक्ट की, तब हमें पता चला कि अंग्रेजों ने एक कंडीशन रखी थी कि 20 साल के अंदर अंदर आपको इस संविधान को पूरी तरह से लागू करना होगा। जब तक आप पूरी तरह से लागू नहीं करोगे तब तक हम भारत को पूरी तरह से आज़ाद नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि पूरी तरह आज़ाद नहीं करेंगे। उसका एक बहुत बड़ा सबूत हमारे पास में ये है कि 1970 तक इस देश के प्रेसिडेंट हाउस पर, यानी कि राष्ट्रपति भवन पर, भारतीय ध्वज नहीं फहराया गया। यानी कि अंग्रेजों ने संपूर्ण आज़ादी नहीं दी थी। अंग्रेजों की कंडीशन थी कि 20 साल तक आप लोग इसको पूरी तरह अमल में लाओ, उसके बाद हमें पता चलेगा कि आप ठीक से इंप्लीमेंट कर रहे हो, तब हम यहाँ से आपको संपूर्ण। 1971 में भारत के प्रेसिडेंट हाउस पर पहली बार नेशनल फ्लैग फहराया गया। लेकिन जैसे ही अंग्रेजों ने कहा ठीक है भाई, अब 20 साल पूरे हो गए, हमारी कंडीशन पूरी हो गई, अब आप आराम से अपना देश चलाओ, उसके बाद में इस संविधान पर इंप्लीमेंट जो उनको मजबूरीवश करना पड़ा था उसको भी उन्होंने यू टर्न लिया और वहां से संविधान को बिल्कुल ही इंप्लीमेंट करना बंद किया। ये 71 के बाद। मैडम जी, आप नेशनल फ्लैग तिरंगे के बारे में जो कहा जाता है और आरएसएस की तरफ से भी एक तिरंगा यात्रा निकाली जाती है, उस पर आप क्या कहना चाहोगे? ऐसा है ना, पहली बात तो ये है कि जो हमारा नेशनल फ्लैग है उसको तिरंगा कह करके ही उसका अपमान किया जा रहा है, और मैं आपसे भी निवेदन करूंगा कि भविष्य में आप भी इसके तिरंगा कह करके ना मतलब संबोधित करें। इसे नेशनल फ्लैग, राष्ट्रीय ध्वज कहा जा सकता है। रंगों से इसका कोई संबंध भी नहीं है। अगर रंगों से संबंध है भी तो ये तिरंगा नहीं है, ये तो मैं दावे के साथ कहता हूँ। क्योंकि तिरंगा इसलिए नहीं है कि तिरंगा तो तब होता जब उसके अंदर 3 रंग होते। इसके अंदर 3 रंग नहीं है। स्वाभाविक रूप से राष्ट्रीय ध्वज के अंदर 4 रंग तो हमें स्पष्ट दिखाई देते हैं। ऊपर केसरिया है, बीच में सफेद है, और नीचे हरा है, और बीच में ब्लू कलर, नीले कलर का अशोक चक्र है। अगर सीधी इन खुली आंखों से भी देखें तब भी हमें 4 रंग तो दिखाई देते हैं। और 5वां कौन सा? ठीक है, 4 रंग दिखाई देते हैं, लेकिन फिर भी इसको तिरंगा कह करके इसको अपमानित किया जा रहा है। इसे भी मैं राष्ट्रद्रोही मानता हूं। ऐसा कहना भी एक राष्ट्रद्रोह में आता है। असल में नेशनल फ्लैग के बारे में अगर हम बात कहें तो एक बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता हूं कि नेशनल फ्लैग के हवा हवाई में नहीं बन गया, या ऐसे ही कोई कपड़ा उठा के नहीं रख दिया गया कि भाई नेशनल फ्लैग पे भी लंबी डिबेट चली। और उस समय नेशनल फ्लैग जो भारत का था उसके अंदर अशोक चक्र की जगह पर उसके बीच में चरखा था। 26 जुलाई 1948 के दिन बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारे नेशनल फ्लैग को अंतिम रूप दिया, और उसको इस तरीके से अंतिम रूप दिया कि जिस तरीके से भारत का संविधान धर्मनिरपेक्ष है, यानी कि सभी धर्मों को समान इज्जत देता है। अगर ऐसा है तो इसका मतलब है कि उस देश के नेशनल फ्लैग में भी सभी धर्मों को समान अवसर या उसकी मान्यता दी जाए, सम्मान दिया जाए। तो आज हमारा जो नेशनल फ्लैग है भारत का राष्ट्रीय ध्वज, ये सभी धर्मों की समानता का प्रतीक है और इसमें सभी धर्मों का समावेश है। जैसे मैं आपको बताऊं कि ऊपर जो केसरिया रंग भगवा रंग है, इसे हम लोग तथाकथित आज की तारीख में हिंदू धर्म का प्रतीक मानते हैं। रियल में वो ब्राह्मण धर्म का प्रतीक है। ठीक है, सच्चाई में वो ब्राह्मण धर्म का प्रतीक है, लेकिन आज वो हिंदू धर्म के नाम पर उसको डाल रहे हैं। बीच में जो सफेद पट्टी है उसके बीच में धम्म चक्र है जो बुद्ध धम्म को संबोधित करता है, और दोनों तरफ जो सफेद है
वो एक तरफ का सफेद जैन धर्म को संबोधित करता है, दूसरी तरफ का सफेद क्रिश्चियन को संबोधित करता है। और नीचे जो हरा रंग है, ये हरा रंग मुसलमान को उनका प्रतीक है, इसलिए इस आधार के ऊपर इन धर्मों को इसके अंदर समाहित किया गया। और जिस पोल के ऊपर ये फ्लैग फहराया जाता है, जो उसके लिए बंबू या पोल उपयोग में लिया जाता है, उसे सिख धर्म का प्रतीक माना गया है। जो कि सिख धर्म के किसी भी गुरुद्वारे में जाकर के आप देखो, गुरुद्वारा कितना ही बड़ा क्यों ना बना हो, कैसा भी मतलब कीमती या पत्थर से बना हो या सोने से बना हो, उसका महत्व नहीं होता है। वहां पर महत्व होता है निशान साहब का। निशान साहब महत्वपूर्ण होता है। तो वो निशान साहब को उसके इस ध्वज के पोल के रूप में प्रतीक किया गया कि भाई ये सिख धर्म का है। यानी कि सभी धर्मों को समान इज्जत देते हुए नेशनल फ्लैग का निर्माण किया गया। लेकिन आज की तारीख में वे उसे तिरंगा कहकर उसका अपमान कर रहे हैं। तिरंगा कहना मात्र ही उनका ये नहीं है, उसके पीछे उनका लक्ष्य है, वो है क्या है। अगर तिरंगा कहते हैं तो 3 धर्म स्थापित रहते हैं, 3 धर्म, जिसमें पहला धर्म ब्राह्मण धर्म, दूसरा धर्म सफेद जिसको कहेंगे उसको क्रिश्चियन का हो गया, ठीक है, और तीसरा नीचे हरा रंग जो है वो मुसलमान का हो गया। लेकिन उसमें से 3 धर्मों को गायब कर दिया गया। एक धर्म गायब किया गया जो बौद्ध धम्म चक्र है, बौद्ध, दूसरा जैन को गायब किया गया और तीसरा सिख धर्म को। ये तीनों ही धर्म भारतीय है। सिख धर्म की स्थापना भारत में हुई, बौद्ध धर्म की स्थापना भारत में हुई और जैन धर्म की स्थापना भी भारत में हुई। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक, धम्म के संस्थापक हैं। इसी प्रकार जैन धर्म के संस्थापक महावीर भारत के हैं और गुरु नानक या गुरु गोविंद सिंह जो भी है, ये कड़ी आगे से उनकी स्थापना करने वाले वो भारतीय हैं। भारतीय धर्मों को बिल्कुल इग्नोर करके फिर से विदेशी धर्मों को, जो मुसलमान इस्लाम है वो विदेशी है, क्रिश्चियन है वो विदेशी है, ब्राह्मण धर्म है वो विदेशी है, ये तीनों ही धर्म जो विदेशी उनको वो तिरंगे में स्थापित कर रहे हैं। लेकिन हमारे मूल धर्मों को वो नास्ताबूद कर रहे हैं, हमारी पहचान को खत्म कर रहे हैं, हमारे मूल भारत को खत्म कर रहे हैं। ये उनकी एक नीयत, जो खोटी नीयत है संविधान और उसके प्रति ईमानदारी नहीं होने को दर्शाती है। तो उसको राष्ट्रीय ध्वज बोल सकते हैं, लेकिन उसको हम तिरंगा नहीं बोल सकते। तिरंगा बोलना उसका अपमान माना जाएगा। अगर बोलना है तो पचरंगा बोलो, क्योंकि 5 रंग उसमें विद्यमान है। उसके खाली कपड़े के ऊपर 4 रंग है और बंबू का अपना रंग है। मैंने तो देखा है, मेरा कोई रिसर्च ऐसे फालतू नहीं है, मैंने निशान साहब को देखा है। अभी तो निशान साहब के वहाँ पर भी बहुत कुछ हो गया, जैसे लोगों ने किताबें में लिख दी कि सिखिज्म को ब्राह्मणवाद निकल गया, ये सारा कुछ है और वहाँ पर भी ब्राह्मणवाद पहुँच गया है। लेकिन सच्चाई ये है, मैंने जो देखा कि जितने भी गुरुद्वारे हैं सिख के, वहाँ पर जो निशान साहब है उसके ऊपर पहले येलो कलर का, पीले कलर का कपड़ा लगता था। आज तो भगवे कलर का भी हो गया और कई खालसा कौन कौन संस्था है वहाँ पर ब्लू कलर का भी लगाते हैं। लेकिन रियल में वहाँ पर येलो कलर का होता था सबसे पहले। तो ये चारों कलर के बाद में येलो कलर अपने आप में एक डिफरेंस है। यानी कि येलो कलर हो गया, ग्रीन हो गया, व्हाइट 2 हो गया, देखिए ब्लू कलर का वो हो गया और ऊपर जाकर के ये जो है केसरी, आप मानो कुछ भी। तो इस तरीके से सभी धर्मों को समान इज्जत दी गई है। इसलिए मैं जहाँ तक मानता हूँ, दुनिया पूरी अपने अपने ध्वज को नेशनल फ्लैग कहती है। हिंदी में कहें तो हम राष्ट्रीय ध्वज कहते हैं। तो उसको तिरंगा कहना या चौरंगा पचरंगा कहना उसका कोई मीनिंग नहीं होता है, क्योंकि रंगों के आधार पर नहीं बनाया गया है। वो इस देश के अंदर सभी लोगों को समान इज्जत देने के लिए बनाया है। मैडम जी, जो आरएसएस का हिंदुत्व एजेंडा है, जो माइनॉरिटीज़ और यहाँ के मूलवासियों को जो प्रताड़ित करके उन पर अत्याचारों का जो मामला है, आप उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? ऐसा है ना, वो अपने एजेंडे पे सही काम कर रहे हैं। मैं तो उनको अपने एजेंडे पर ईमानदारी मानता हूँ। अगर हम लोग ही कुछ नहीं समझ पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं तो एक अलग बात हो गई, वरना वे जो काम कर रहे हैं वो तो अपना ईमानदारी से काम कर रहे हैं। और वो आज से नहीं कर रहे हैं, बहुत पहले से कर रहे हैं। डिवाइड एंड रूल ये अंग्रेजों के ऊपर थोपा हुआ मामला है। डिवाइड एंड रूल ये असल में ब्राह्मणों का काम। ब्राह्मणों ने ही हमारे देश के लोगों को 6743 जातियों में बांटा, धर्मों में, या जो भी आज कुछ चल रहा है वो बांटने वाले लोग ये हैं। आज की तारीख में हम देखें, हिंदूवाद की बात करें या ब्राह्मणवाद की बात करें, कुछ भी करें, इसका कार्यक्रम यहाँ से शुरू नहीं होता है। हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए इनका एजेंडा 26 जनवरी 1950 से ही काम कर रहा है। उसके तहत उन्होंने क्या किया, इस देश के अंदर सबसे पहले
आदिवासी एरिया जो 100% आदिवासी एरिया नॉर्थ ईस्ट का है, नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट हैं वह 100% ट्राइब्स लोग हैं। उन ट्राइब्स लोगों को ख़त्म करने के लिए, पहचान ख़त्म करने के लिए उन लोगों ने वहाँ पर उल्फा नाम का एक उग्रवाद फैलाया, कहा कि उल्फा उग्रवादी है। उल्फा नाम दे करके उन लोगों को मिलिट्री डाल करके ज़बरदस्ती क्रश किया, उनको ख़त्म किया, उनको दबाया गया। तो उसके बाद में जब उनको दबाया जा रहा था, मिलिट्री के माध्यम से उनको दबाया जा रहा था, तब पूरा देश सोच रहा था और होगा कुछ ना कुछ मामला, ये उल्फा कोई उग्रवादी होंगे। अब राजस्थान का आदमी वहाँ देखने तो जा नहीं सकता कि वहाँ पर क्या हो रहा है, गुजरात का आदमी वहाँ जा नहीं सकता, वहीं पर बैठे बैठे सुन रहा है कि उल्फा उग्रवादी है। उल्फा कोई उग्रवादी नहीं थे, माओवादी कोई उग्रवादी नहीं थे, ये अपने अपने हक के अधिकार की लड़ाई लड़ने वाले लोग थे जो नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में थे। और उसके बाद में जब सेकंड नंबर इन्होंने लगाया तो दूसरा नंबर इन्होंने लगाया देश के सिखिज्म पर, पंजाब के अंदर खालिस्तान का नाम बहाना बना करके और यहाँ के लोगों को उग्रवादी कहा। जब पंजाब का सिखों का मामला चल रहा था तो इनका शब्द था उग्रवाद, ये उग्रवादी है। भिंडरवाला और उन लोगों के बारे में जिनके बारे में नाम कहा, उन्होंने एक संज्ञा दी उनको उग्रवादी, ये उग्रवादी है। उग्रवादी कह करके उनका पूरी तरह से खात्मा किया। जब सिखों का कत्लेआम हो रहा था, खात्मा हो रहा था, तो पूरे देश के दूसरे लोग ताली बजा रहे थे, ठीक है कोई बात नहीं, उनका मामला हमारा नहीं। जब उनको पूरी तरह से दबा दिया गया तो उन्होंने तीसरा टारगेट बनाया मुसलमानों को, और मुसलमानों को टारगेट बनाया, उसके लिए उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया आतंकवाद। सिखों के लिए उग्रवाद, यहाँ आते आते शब्द बन गया आतंकवाद, ये आतंकवादी है। और आतंकवादी आतंकवादी करके पूरे देश में बदनाम करके उन लोगों को पूरी तरह से आज की तारीख में मुसलमानों को, मैं देखता हूँ टीवी पर, मुझे हैरानी होती है कि मुसलमान लोग खुद ये बोल रहे हैं कि दुनिया में इतने मुस्लिम कंट्री हैं, दुनिया में इतने क्रिश्चियन कंट्री हैं, तो एक आध हिंदू राष्ट्र भी होना चाहिए। मुसलमान बोल रहे हैं ना, कितने डरे हुए हैं, या तो वो डरे हुए हैं या फिर वो उनके साथ मिले हुए हैं। दोनों में से एक बात है, जहां तक मेरा मानना है वो डरे हुए नहीं है, वो मिले हुए हैं, क्योंकि उनके मुल्ले मौलवी ऊपर डिबेट करने वाले लोग सारे के सारे वो लोग उनके साथ मिले हुए लोग। अब रही बात आदिवासियों ने जब अपनी आवाज उठाई, जब आदिवासियों को जंगल और जमीन का मामला आया, उनको खाली करवाने का मामला आया, तो वहां पर उनको एक नया नाम दिया गया, एक नई संज्ञा दी गई, नक्सलवाद। ये कौन है? ये नक्सलवादी है। इस देश के अंदर जब कभी भी कोई भी अपने हक और अधिकारों की लड़ाई लड़ता है, अपने मान सम्मान और स्वाभिमान के लिए सर उठाता है, तो उसे कभी आतंकवादी, कभी उग्रवादी, कभी माओवादी, कभी अल्फावादी, कभी नक्सलवादी कह करके दबा दिया जाता है, मिलिट्री और फोर्स का पूरा उपयोग करके। लेकिन पूरे देश की जनता जानकारी के अभाव में तमाशा देखती रह जाती है। मैं दावे के साथ कहता हूं, और ये इंटरव्यू बहुत महत्वपूर्ण भी हो सकता है, इस बात को लेकर के मैं दोबारा दोहरा के कह रहा हूं कि आने वाले समय में इन अम्बेडकरवादियों को भी, ये फूले विचारधारा वाले लोगों को भी एक नया नाम, एक नई संज्ञा दी जाएगी। वो कोई वाद हो सकता है, लेकिन इनको भी आतंकवादी घोषित करेंगे और उस समय पूरे देश के लोग तमाशा देखेंगे। असली आतंकवादी इस देश के अंदर कोई है, मैं दावे के साथ टीवी के माध्यम से कह रहा हूं, मैं कोई छुपकर किसी कोने में बात नहीं कर रहा, मैं आपके सामने ही बात ठोक कर कहता हूं कि पूरी दुनिया में कोई आतंकवादी संगठन है तो सबसे बड़ा है तो आरएसएस है। सबसे बड़ा आतंकवादी संगठन है तो आरएसएस है। ये हम आज से नहीं कह रहे हैं, बहुत पहले से कह रहे हैं, लेकिन इसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है। पूरे भारत में अगर कोई बम ब्लास्ट हुआ है, चाहे वो मालेगांव का बम ब्लास्ट है, चाहे वो ताज पे होटल पे हमला है, चाहे अक्षरधाम पे, चाहे पार्लियामेंट पे है, चाहे वो क्या बोलते हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर का हमला है, या और भी पूरे देश में आज दिन तक कहीं पर भी कोई हमला हुआ है बिना आरएसएस के नहीं हुआ है, या आरएसएस के इशारे के बिना नहीं हुआ। मैं दाव ठोक के कहता हूँ बात, कोई बाहरी ताकत इस देश के अंदर बम ब्लास्ट नहीं कर रही है, कोई आतंक नहीं फैला रही है। इस देश के अंदर सबसे बड़ा आतंक फैलाने का काम अगर कोई कर रहा है तो आरएसएस कर रहा है। एक और चिंता की बात है, जैसे आपने बताया बाबा साहब को मानने वाले लोग, अम्बेडकरवाद, क्या वो भी आतंक के घेरे में आने वाले हैं? उनको भी आतंकी बोला? अगला टारगेट ही वो है, अगला टारगेट ही उनका वही है, क्योंकि आदिवासियों को तो उन्होंने पहले ही क्रश कर दिया है, सिखों को उन्होंने पहले क्रश कर दिया है, मुसलमानों को उन्होंने पहले अपने घुटने के नीचे डाल दिया है। अब अगला टारगेट ही इसमें सिर उठा कौन रहा है? इस समय सिर उठा रहे हैं अम्बेडकरवादी लोग, और अम्बेडकरवादी लोग सो भी सिर उठा रहे हैं, वो इनका अगला निशाना बनेंगे। लेकिन जहां तक हम लोग प्रयास कर रहे हैं
इस बार निशाना हम नहीं, निशाना वो बनेंगे। आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे कि जो कॉन्स्टिट्यूशन की मॉरल वैल्यूज़ हैं, लोकतंत्र है, ये क्या खतरे में है? जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि डेमोक्रेसी को खतरा है, आप इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? खैर, डेमोक्रेसी को खतरा है, ये बात पूरे देश में कही जा रही है, लेकिन मैं तो ये कहना चाहूँगा कि डेमोक्रेसी को ख़त्म ही कर दिया गया है। अब डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज़ इस देश में रही नहीं है। इस देश में डेमोक्रेसी तो बहुत पहले ख़त्म कर दी गई, सिर्फ वोटोक्रेसी तक मामला रखा गया था। डेमोक्रेसी को वोटोक्रेसी में कन्वर्ट कर दिया गया था, यानी कि हमारे लोगों का वोट लेकर के उनको छोड़ देना, ये डेमोक्रेसी नहीं होती, ये वोटोक्रेसी होती है। और वोट किस तरीके से लेना है, इस तरीके का उन्होंने इस्तेमाल किया। कभी वोट खरीद करके लिया, कभी वोट डरा धमका करके लिया, कभी बैलेट पेपर को क्या बोलते हैं बूथ कैप्चरिंग करके लिया। अभी उन्होंने एक बहुत बड़ा इस वोटोक्रेसी को भी अपने अंडर में लेने और वोटोक्रेसी को पूरी तरह अपने नियंत्रण में करने के लिए एक जो नया कार्यक्रम चलाया है, वो नया कार्यक्रम उनका बड़े पैमाने पर सफल हो रहा है और वो धीरे धीरे एक स्टेट को भी अपने नियंत्रण में ले रहे हैं। और वो है ईवीएम मशीन। वो आज उनका ब्रह्मास्त्र बना हुआ है, बड़ा हथियार, बड़ा साधन बना हुआ है। ईवीएम मशीनों के माध्यम से वे लोकतंत्र को ख़त्म करके अपने प्रजातंत्र को ख़त्म करके उसके ऊपर राजतंत्र को स्थापित करने में लगे हुए हैं। तो ईवीएम मशीन जिसके माध्यम से लोकतंत्र ख़त्म किया जा रहा है, अगर उसके बारे में बात करें हम लोग, तो बहुत सारे लोग इसको नहीं कर पाए। कई लोगों ने कहा कि ईवीएम मशीन में गड़बड़ है, उन्होंने जवाब दिया नहीं गड़बड़ है, ठीक है ना। लेकिन एक चीज़ जो हमने सबसे बड़ी खोज के निकाली कि कई सवाल हैं, जैसे तो ईवीएम मशीन बनाने वाली कंट्रीज ने उसको नकार दिया, कई देश के वर्ल्ड के डेवलपमेंट कंट्री जो विकसित देश हैं उन्होंने इसको नकार दिया, ठीक है। फिर भारत के ऊपर ऐसी क्या नौबत आ गई है कि उनको ईवीएम मशीन का ही सहारा लेना पड़ रहा है। मुझे किसी साथी ने पूछा था कि ईवीएम मशीन में गड़बड़ हो सकता है, तो मैंने उसको जवाब दिया था, मैंने कहा किसी आदमी ने बनाई है? बोला हाँ बनाई तो आदमी ने है। तो मैंने कहा गड़बड़ तो हो सकती है, अगर किसी आदमी ने बनाई है तो गड़बड़ संभव है, ठीक है ना। लेकिन सारी चीज़ें ठीक थी। एक सबसे बड़ी चीज़ जो हमारी जानकारी में आई वो ये है, लोगों ने कहा कि ईवीएम मशीन में गड़बड़ हो ही नहीं सकता। चुनाव आयोग जो है, इलेक्शन कमीशन है, उसके वहाँ पर इतनी जागरूकता है कि वहाँ गड़बड़ी हो ही नहीं सकती। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, इसको और ज़्यादा ढूंढते हैं। कोई भी मशीन है उसको तो हैक किया जा सकता है, बड़ी से बड़ी मशीनों को हैक किया जा सकता है, किसी एक जगह से रिमोट कंट्रोल के माध्यम से मिसाइल को उड़ाया जा सकता है। ये तो ईवीएम मशीन है, वोट देने की मशीन है, कोई बड़ा मामला नहीं है। लेकिन चलो ठीक है, ये मशीन है, गड़बड़ हो भी सकती ना भी हो सकती। शक का दायरा बढ़ तब जाता है या शक की सुई तब निशाने पे जाती है जब उसका पता लगाते हैं हम लोग कि आखिर भारत के इलेक्शन कमीशन को जो ये ईवीएम मशीन है ये प्रोवाइड कौन करवाता है, ये मशीन आती कहां से है या किस कंपनी के माध्यम से इलेक्शन कमीशन को ये प्रोवाइड कराई जाती है। इसकी जानकारी करते करते जब हम लोग पहुंचे तो हमें पता लगा कि ये ईवीएम मशीन की जो कंपनी है उसका मालिक इस देश की लोकसभा में जो लोकसभा स्पीकर है उसका बेटा, जो मौजूदा लोकसभा स्पीकर जो है सुमित्रा महाजन, उसके बेटे की कंपनी इलेक्शन कमीशन को मशीन प्रोवाइड करवा रही है। फिर तो पारदर्शिता पूरी खुली है, फिर तो कहीं शक करने वाली जगह रही ही नहीं, फिर तो कोई डाउट करना ही नहीं चाहिए कभी, ठीक है ना। तो ये बात एक पुख्ता सबूत के तौर पर है कि सारे लोग मिले जुले लोग। रही बात ये कि लोगों ने पूछा इलेक्शन कमीशन ऐसा क्यों करेगा, उसको क्या लालच है। इलेक्शन कमीशन में बैठे हुए लोगों को वहीं पर पहुंचाने वाले जो लोग हैं उनको हिंदूवादी मानसिकता से पहले से ही प्रभावित किया हुआ है, उनको जानकारी में भी दिया हुआ है कि हम हिंदू राष्ट्र बनाने जा रहे हैं। रही बात छोटे लेवल पर किसी डिस्ट्रिक्ट पर जो चुनाव अधिकारी होता है वो ज़्यादातर कलेक्टर डीएम होता है, वो डीएम वहाँ का चुनाव अधिकारी होता है। लेकिन वो डीएम या कलेक्टर वो चुनाव अधिकारी तब तक होता है जब तक आचार संहिता होती है, यानी जब तक चुनाव होता है तब तक वो चुनाव अधिकारी है। चुनाव खत्म होते ही वो कलेक्टर है, जिलाधीश है या जिला मजिस्ट्रेट है, डीएम है, ठीक है। अब वो कलेक्टर जो है वो 2 महीने के लिए काहे को इलेक्शन कमीशन से पंगा लेगा, उसको मालूम है 2 महीने बाद तो मैं इस जिले का कलेक्टर हूं,
इलेक्शन का पावर मेरे पास में 2 महीने तक है। मैं 2 महीने में किसी भी के साथ कुछ भी कर सकता हूं, लेकिन 2 महीने बाद तो यही चुनकर मेरे ऊपर आने वाले हैं, और जो भी आएगा वो मेरा मालिक होगा, फिर मेरा क्या हाल होगा। इसलिए कोई भी चुनाव अधिकारी कभी भी इस तरीके का पंगा नहीं लेता, और वो चुपचाप से वही करता है जो ऊपर से उसको आदेश मिलता है। इसलिए हम लोग ये बात दावे के साथ कह सकते हैं कि ईमानदारी नाम की तो खैर कोई चीज रही नहीं कि भाई बैलेट पेपर आ जाने से ईमानदारी रहेगी, लेकिन इतना जरूर है कि बैलेट पेपर आने के बाद इतना जरूर है कि आदमी संतुष्ट तो हो ही जाएगा कि मैंने वोट किसको दिया। इसलिए अगर लोकतंत्र को इस देश के अंदर बचाना है, और लोकतंत्र बचेगा तो संविधान भी बचेगा, और संविधान बचाने के लिए हम लोगों को ईवीएम मशीन का विरोध हम लोग भी कर रहे हैं। सबसे पहले ईवीएम मशीन का विरोध हम ही ने किया था, हमने ही किया, 2008 में मैंने ही किया था, हमारी ही खोज है ये। उसके बाद में सब कुछ हुआ, क्योंकि गुजरात के अंदर मुझे मेरे कार्यकर्ता साथी हैं, उन्होंने मुझे बोला कि ताराराम जी ईवीएम मशीन में गड़बड़ हो सकता है। मैं कहा भाई क्यों नहीं हो सकता, उनको मैंने जवाब दिया था, मैं आदमी ने बनाई तो हो सकता है, लेकिन आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं। तो उन्होंने जवाब दिया था कि मेरी ड्यूटी ऐसे बूथ पर थी जहां बीजेपी का दल एजेंट भी नहीं बैठता, 100% कांग्रेसी गांव है वो, वहां बीजेपी का एजेंट तक नहीं बैठता वहां पर, और उस जगह मैंने इलेक्शन करवाया, और जब गिनती हुई तो 60% वोट बीजेपी हो गया। शक की सुई खड़ी हुई, वहीं से ये चर्चा शुरू हो गई थी। उसके बाद आडवाणी जी बोले, उसके बाद बहुत सारे लोग बोले, उसके बाद बोलते ही गए, और आज इलेक्शन कमीशन और सब बोल रहे हैं, लेकिन पूरे देश में तो ये लोकतंत्र को खत्म करने का उनका प्रयास है। जहां तक हमारे को तो ये भी संभावना है कि आने वाले समय में अगर ये 19 में चुनाव में गड़बड़ी हुई इलेक्शन कमीशन के माध्यम से या फिर ईवीएम के माध्यम से, तो 94 में कोई चुनाव होने वाला भी नहीं। 94 में ये लोकतंत्र ही खत्म हो जाएगा। राष्ट्रीय मूल निवासी संघ की फ्यूचर में आने वाले में क्या रणनीति और कौन कौन से प्रोग्राम और कार्यक्रम करने जा रहे हैं? देखो, हम लोगों ने जो भी प्रोग्राम शुरू किया हुआ है 2015 से, हम लोगों ने इस अभियान की शुरुआत हरियाणा के पानीपत शहर से की थी, भारतीय संविधान बचाओ और लागू करो अभियान। उसके बाद में कंटिन्यू हम लोग इस संविधान लागू करवाने और बचाने के काम पर काम कर रहे हैं। तो हम लोगों ने ये प्लानिंग किया हुआ है कि हम किसी भी कीमत पर भारतीय संविधान को मूल स्वरूप में, यहाँ तक भी नहीं कि जो अमेंडमेंट किए गए हम तो उसको भी नहीं मानते, क्योंकि जितने भी अमेंडमेंट हुए हैं वो हमारे ही राइट्स को खत्म करने के लिए किए गए हैं। इसलिए हम लोगों ने पूरी तरह से इसको लागू करवाने, यानी मूल रूप से लागू करवाने का जो अपना कार्यक्रम बनाया है, उसके तहत पूरे देश में जो भी आज की तारीख में ये जो बना हुआ है सिस्टम और उसके अनुसार चल रहा है, उसका हम लोग बड़े पैमाने पर विरोध भी कर रहे हैं। हमने शुरुआत ही इसी पंजाब से की है, और पंजाब से हमने जब शुरुआत की तो एक संवैधानिक दायरे में रह करके किस तरीके से विरोध प्रदर्शन किया जाना चाहिए, ये हमने यहाँ एक मिसाल खड़ी की है। हम लोगों ने हमारे संगठन के माध्यम से इस तरीके का संवैधानिक दायरे में रहकर विरोध प्रदर्शन पंजाब से शुरू किया, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, बिहार, सब जगह अब तो हो गया है। और अगले साल का हमारा एजेंडा है कि हम पूरे देश में 1000 से ज़्यादा सेंटर के ऊपर संविधान बचाओ और लागू करो अभियान के तहत हम शांतिपूर्ण ढंग से, हमें मालूम है कि देश के अंदर अगर ट्रेन आप रोकोगे तो हमारे लोग परेशान होंगे, अगर आप पटरी उखाड़ोगे तो हमारे देश का नुकसान होगा, अगर हम बसें जलाएंगे तो हमारी संपत्ति का नुकसान होगा। देश की हर संपत्ति हमारी है, देश के लोग हमारे हैं, तो हमें कभी भी कहीं ऐसा कोई काम नहीं करना है जो देश की संपत्ति या देश के नागरिकों को परेशानी करे। लेकिन हम उन लोगों के लिए परेशानी जरूर खड़ी करेंगे जो लोग ईमानदारी से संविधान को लागू नहीं करना चाहते। उसके लिए हम पहली बार तो शांतिपूर्ण ढंग से जो हमारा कार्यक्रम बना हुआ है, उस कार्यक्रम के माध्यम से पूरे देश में संदेश देना चाह रहे हैं कि भाई आप ईमानदारी से संविधान पर अमल कर दो, इसे लागू कर दो, और अगर आप लोगों ने लागू नहीं किया तो फिर मजबूरी में हमें कुछ और भी करना पड़ेगा। तो ये लेकर के हमने 2018 का एक प्रोग्राम बनाया है, और उस 18 के प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने के लिए शुरुआती दौर में हमने पंजाब से बड़े पैमाने पर इस कार्यक्रम को शुरू किया, और वो लोगों ने काफ़ी उसको मतलब सही बताया कि भाई ये अच्छा कार्यक्रम है, क्योंकि संविधान के दायरे में वो कार्यक्रम है। शांतिपूर्ण ढंग से
विरोध प्रदर्शन का हमारा जो फॉर्मूला है उसके तहत हमने पंजाब में शुरुआत की थी। तो उस समय जालंधर से लेकर के हम लोगों ने फगवाड़ा तक लुधियाना तक एक मार्च निकाला था। तो मार्च निकाला था तो उसका मैं आपको एक सबसे बड़ा सबूत दे दूं, तो मैं देश भर में बताता भी रहता हूं, आपके टीवी चैनल के माध्यम से तो पूरी दुनिया देखेगी। हमने वो जालंधर से जब मार्च शुरू किया, प्रोफेसर गुरनाम सिंह मुख सर हमारे साथ में थे, हम लोगों ने उनके ही नेतृत्व में साथ में रह करके शुरू किया। तो उस समय मुझे जानकारी दी गई कि वहाँ पर इतनी पुलिस लगा दी गई थी जितनी हमें ज़रूरत नहीं थी, लेकिन हमको पता था भी इतनी भीड़ इकट्ठा हो रही है, इतने वाहनों की रैली निकल रही है, तो कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ हो सकता है। लेकिन कमाल की बात ये थी कि जालंधर से चलकर जब हम फगवाड़ा आए और फगवाड़ा की जो सीमा पुलिस की आई, वहाँ तक जो पुलिस हमारे साथ में जालंधर से आई, वो धीरे धीरे कम होते होते लौटते एक गाड़ी बची और फगवाड़ा से सिर्फ एक गाड़ी हमें फॉलो करते हुए अगला जो पुलिस एरिया है अपना फिलौर, शायद हाँ फिलौर, वहाँ तक वो चले और फिलौर से लगा करके लुधियाना तक कोई पुलिस वाला हमारे साथ में नहीं था। यानी कि उन लोगों ने खुद ही उस समय तय कर लिया था कि ये तो संविधान के दायरे में रह करके काम करने वाले लोग हैं, वेल डिसिप्लिन्ड लोग हैं। तो वो हमने किया। उसके बाद अभी हम लोगों ने पूरे पंजाब के अंदर बड़े बड़े जगह शहरों में हमने ये प्रदर्शन शाम के समय 500, 200, 300, 100 आदमी शांतिपूर्ण ढंग से दीवार बैनर लेकर के रोड के किनारे पर खड़े कर दिए और ये मैसेज दिया कि आप संविधान को लागू करो, और जो भी पब्लिक है उसको मैसेज दिया कि भाई संविधान लागू करवाने में आप मदद करो, नहीं तो आपको ही आने वाले समय में नुकसान होने वाला है। इस तरीके का कार्यक्रम हम लोगों ने शुरू किया हुआ है और उसको इसी साल हम लोगों ने काफ़ी जगह किया है और आने वाले समय में भी पूरे देश में 1000 से ज़्यादा सेंटर पकाएंगे। ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਰਾ ਮੈਡਮ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੱਡਮੁੱਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋੜ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ, ਤੇ ਉਸੇ ਹੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਉਸੇ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਰੱਖਣਗੇ। ਤਾਰਾ ਮੈਡਮ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ।